अब देखो रिप्रेजेंटेशन ना हमने बचपन में तो पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कॉमा वाई वाला रिप्रेजेंटेशन। पर आप जब डेस्मोस खोलोगे ना तो एक और फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है वहां पर। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है डेस्मोस में? कभी देखा है क्या दूसरे वाले फॉर्म वाला रिप्रेजेंटेशन? पोलर। हाँ, पोलर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन सिस्टम में दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, और दूसरा पोलर सिस्टम, ठीक है। दूसरा पोलर सिस्टम। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट्स एक्सिस सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। आपको ये पता है कि अगर आपको मैं एक्सेसेस दे दूं कुछ ऐसे, इस तरह के एक्सेसेस दे दूं, और अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया, अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया 3,5, 3,5 मान लो मैंने पॉइंट ले लिया, तो 3 का मतलब क्या है कि ओरिजिन से जो अभी भी मेरा 0 0 है उससे मैं 3 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट चला या टुवर्ड्स एक्स एक्सिस चला, और फिर 5 यूनिट्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस चला, 5 यूनिट्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस चला, ठीक है। तो यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग जितना डिस्टेंस चल रहा हूं और वाई एक्सिस के अलोंग जितना डिस्टेंस चल रहा हूं, वो वही चीज यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में आ जाती है भाई। तो ये तो सभी को पता था, ये तो सभी को पता था। अच्छा, इसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम के साथ ही जो पोलर सिस्टम होता है, पोलर सिस्टम में क्या होता है कि आप एंगल्स के थ्रू मेजर करते हैं। आपको अगर किसी पॉइंट पे पहुंचना है ना, तो आप क्या करते हो, देखो समझो इसको। अगर मुझे किसी पॉइंट तक पहुंचना है तो मैं रोटेशन या कोनी मेथड लगाता हूं, कोनी मेथड लगाता हूं। इसको एक्चुअली कोनी सिस्टम भी बोलते हैं, कोनी मेथड लगाता हूं, या मैं सिंपली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से रोटेशन करता हूं, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे मान लो कि इसी 3,5 पॉइंट तक पहुंचना है, इसी 3,5 पॉइंट तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स डिस्टेंस जाऊंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स डिस्टेंस जाऊंगा, 3 यूनिट्स डिस्टेंस चला गया, फिर एक सर्टेन एंगल में रोटेट कर लूंगा इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस अबाउट पॉजिटिव, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक एंगल रोटेट कर लूंगा, एक एंगल रोटेट कर लूंगा यहां पर उस एंगल का थीटा एंगल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं अभी आपको एक बार कार्टेशियन प्लेन में ले जाकर के दिखा दूंगा इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट ओवर हियर। हाँ भाई, यहां पर क्या करते हैं ना हम कि एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स का डिस्टेंस तो जा रहे हैं, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स का डिस्टेंस तो जा रहे हैं। तो जो पहला वाला डिस्टेंस होता है वो तो होता है आर ही, वो तो होता है आर ही, ठीक है। जो अगला वाला डिस्टेंस होता है उसको उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में? वो वाले डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? भाई मुझे उस पॉइंट तक पहुंचना है और मैं इतना डिस्टेंस तो आगे चला गया, आप रोटेट करने का सोचते हैं, रोटेट करने का सोचते हैं। पर जो यहां पर वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, उसमें केवल रोटेशन दिखाते हैं कि पाई/6 का रोटेशन हो रहा है। कितने डिस्टेंस से रोटेशन हो रहा है, कहां पर पहुंच रहा है, ये वाली चीज नहीं रखते। यहां पर एक आर रखा जाता है और फिर रोटेशन रखा जाता है। मतलब देखो फिर से समझो, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस चलो और रोटेट कर गए इतने एंगल, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम हमेशा सर्कल पे ही रहेंगे? सर्कल पे ही रहेंगे? अगर इतना डिस्टेंस चलेगा और इतने एंगल रोटेट कर जाएंगे तो हमेशा सर्कल पे रहेंगे, हमेशा सर्कल पे रहेंगे। पर क्या मैं अपने कार्टेशियन कार्टेशियन के सारे पॉइंट्स तक पहुंच सकता हूं? हाँ, देखो आप ऐसे ढेर सारे सर्कल्स बना सकते हो। अगर आप 2 यूनिट का डिस्टेंस जाओगे तो ये एक सर्कल सारे पॉइंट्स कवर कर लिया, अगर आप 3 यूनिट्स का डिस्टेंस जाओगे तो ये एक सर्कल सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे कवर कर लोगे। इसका मतलब आप कार्टेशियन सिस्टम में जो सारे के सारे पॉइंट्स मिल रहे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम से, वो सारे के सारे पॉइंट्स यहां भी मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको दो वेरिएबल्स चेंज करने हैं, एक तो डिस्टेंस चेंज करना है और एक रोटेशन चेंज करना है। जब आप डिस्टेंस और रोटेशन चेंज करते जाओगे तब भी आप सारे के सारे पॉइंट्स तक पहुंच सकते हो। पहले वाले केस में आप क्या कर रहे थे भाई? पहले वाले केस में आप ओरिजिन से केवल ओरिजिन से राइट जाते थे, लेफ्ट जाते थे, ऊपर जाते थे या नीचे जाते थे, और उससे आप सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लेते थे उस कार्टेशियन सिस्टम के। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम ओरिजिन से राइट जा रहे हैं या लेफ्ट जा रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द दैट वैल्यू ऑफ दैट आर, और उसके बाद जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहे हैं, उससे मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लूंगा। आप बोलोगे सर आपको यहां पर आना है, यहां पर आना है, ये वाले पॉइंट पे आना है। मैं बोलूंगा ठीक है, 0.2 यूनिट्स आगे जाओ और फिर ऐसे रोटेट कर जाओ सेम एंगल, तो ये वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे। आप बोलोगे सर ये वाले पॉइंट पे कैसे पहुंचेंगे भाई? 4 यूनिट का डिस्टेंस आगे जाओ और फिर रोटेट कर जाओ कुछ मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री।
तो ये वाले पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर सकता हूं, इसमें भी मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर सकता हूं, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर जब पहले से कार्टेशियन सिस्टम था तो फिर पोलर सिस्टम का जरूरत क्या पड़ा, पोलर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं? तो जब आपको किसी मैप फिगर को, जैसे जैसे वर्ल्ड मैप को आपको ग्लोब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या ग्लोब वाले मैप को वर्ल्ड मैप के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो उसमें जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को, या मैप्स का कन्वर्जन, सिंपली ऐसे सोच लो कि जो मैप्स का कन्वर्जन है, एक स्फेरिकल मैप का कन्वर्जन है एक प्लेन मैप में, वो कन्वर्जन के लिए यूज होता है ये वाला सिस्टम। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है इस सिस्टम का। किस सिस्टम का भाई? अरे फिर गड़बड़ हो गया क्या? पोलर सिस्टम का। एक बार अभी हम डेस्मोस पे जाके देख लेते हैं पोलर सिस्टम। हाँ भाई, सो आर, और यहां पर मैं केवल लिखूंगा थीटा इन रेडियंस, थीटा इन, या थीटा इन रेडियंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा सी, थीटा इन रेडियंस, थीटा इन रेडियंस, ठीक है। ओके, हम जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो यही है। वो सिस्टम कभी हम पढ़ेंगे ही नहीं, वो सिस्टम हम कभी पढ़ेंगे ही नहीं, हम केवल कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें एक्स और वाई के डिस्टेंसेस एक्स और वाई बताते हैं आप ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस राइट और लेफ्ट में मूव कर रहे हो, ठीक है। पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके, डेस्मोस पे। डेस्मोस, वो सारी की सारी चीजें रिलेटेड होंगी कोऑर्डिनेट सिस्टम से, कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड होंगी भाई। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहली चीज आपने क्या पढ़ी थी? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। सो उसी डिस्टेंस फॉर्मूले को थोड़ा सा उसी डिस्टेंस फॉर्मूले को थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ओके फाइन, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले प्रूफ कैसा हुआ था? वैसे तो इसका प्रूफ कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी याद कर लेते हैं कि जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ किया था तो कैसे प्रूफ किया था। हमने क्या किया था, दो पॉइंट्स लिए थे भाई। एक पॉइंट लिया था x1, y1, दूसरा पॉइंट लिया था x2, y2, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स ले लिए थे और बोला गया था कि इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो आपने बोला था इनका नाम दे देते हैं, एक का नाम दे देते हैं p, दूसरे का नाम दे देते हैं q, और ये इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो फिर इस डिस्टेंस के लिए हम यहां पर मूव किए x1 यूनिट्स, और इधर मूव किए, ये वाले डिस्टेंस पे मूव किए x2 यूनिट्स अलोंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हाँ, यहां पर इस पॉइंट p तक पहुंचने के लिए हमने मूव किया y1 डिस्टेंस, y1 डिस्टेंस, और q पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम मूव किए, q पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम मूव किए y2 डिस्टेंस, ठीक है। y2 डिस्टेंस मूव किया, ओके फाइन, ठीक है। तो हमें समझ में आया, अच्छा तो यहां पर तो एक ट्राइंगल बन रहा था, और यहां पर जो ट्राइंगल बन रहा था, ऐसा कोई ट्राइंगल बन रहा था, ऐसा कोई ट्राइंगल बन रहा था, तो जिसका परपेंडिकुलर था वो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, और जो इसका बेस आ रहा था वो हो जा रहा था x2 माइनस x1, इनके बेसिस का डिफरेंस, इसका इस ट्राइंगल का बेस हो जा रहा था x2 माइनस x1। पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया भाई। आपको PQ साइड का लेंथ चाहिए था, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो आपको पता चल गया कि PQ साइड का जो लेंथ है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज तो बहुत सिंपल सी चीज है भाई। तो ये क्लास क्या आपने क्लास 10th में प्रूफ किया था? हाँ, ये वाली चीज शायद आपने क्लास 10th में देखी होगी, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इसके एप्लीकेशन से वेरिएशंस हैं, और वेरिएशंस में
कुछ ऐसे भी वेरिएशन है जिनसे जेईई मेंस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर है सभी को, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसी के सीक्वेंस में है, फाइंड दी coordinates of third vertex of an equilateral triangle whose other two vertices are, एक वर्टेक्स है 0,0 और दूसरा वर्टेक्स है आई गेस 3,√3, दूसरा वर्टेक्स है 3,√3, ठीक है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वर्टेक्स को तीसरा वर्टेक्स बताना है भाई, ठीक है। अब देखो, आप कोई भी पहले तो ये सोचो कि ऐसे कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बन सकते हैं, कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बन सकते हैं अगर दो वर्टाइसेस गिवन है तो। अगर दो वर्टाइसेस गिवन है तो ऐसे कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बन सकते हैं भाई इन वर्टेक्स से? दो बन सकता है। ये देखो 0,0 और 3,√3, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन किया तो एक तो ऊपर में तीसरा पॉइंट मिलेगा और एक नीचे तीसरा पॉइंट मिलेगा। ऐसे मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनाना है तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको यहां से यहां पर आपको कोई पॉइंट मिलेगा x, y, और वैसा ही पॉइंट आपको नीचे भी मिलेगा, वैसा ही पॉइंट आपको कुछ नीचे भी मिलेगा, जिससे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा होगा। ये भी x, y के फॉर्म में है, क्योंकि x, y वेरिएबल्स हैं, इसलिए मैंने x, y ले लिया नीचे में भी, ठीक है। तो ऐसा भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा होगा, ऐसा भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब यानी कि दो वैल्यूज आनी चाहिए, x की भी दो वैल्यू आएगी, y की भी दो वैल्यू आएगी। इतनी चीज तो क्लियर हो गई, बिल्कुल। अच्छा, ओके, ठीक है। इसके बाद ये वाली चीज क्लियर है। इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए, मतलब मुझे दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे भाई। दो इक्वेशंस कैसे बनाए? दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशंस कहां कहां से आएंगे भाई? सर एक वो 0,0 और 3,√3 के बीच में एक आएगा, एक हाँ 0,0 और xy के बीच में आएगा। हाँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, तो ये वाला लेंथ तो एक कांस्टेंट लेंथ है, ठीक है। ये वाला लेंथ तो एक कांस्टेंट लेंथ है। अगर मैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम दे देता हूं ABC, तो आप बोलोगे सर जो AB का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बराबर है BC के डिस्टेंस से, और जो AC का डिस्टेंस है वो भी बराबर है BC के डिस्टेंस से, ठीक है। दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट कर दिया। AB का डिस्टेंस BC के डिस्टेंस के बराबर है और AC का डिस्टेंस भी BC के डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस के साथ स्क्वायर रूट आएंगे, पर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि अंदर में परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स का सम आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है, इसलिए आप स्क्वायर रूट ना लगाकर आप उसका स्क्वायर भी कर सकते हो। जैसे AB का जो डिस्टेंस आएगा, A से B का जो डिस्टेंस आएगा, मतलब A से B के डिस्टेंस का मतलब है 0,0 और xy के बीच का डिस्टेंस, 0,0 और xy के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा निश्चित? बिल्कुल सही, हाँ xy हो जाएगा। 0,0 और xy के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपका जो दो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा है उनका होल स्क्वायर कर दो, उसमें ऐड कर दो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो गड़बड़ था आपका एक्सप्लेनेशन, ओके। तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और जो BC का डिस्टेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा BC का डिस्टेंस हो जाएगा B और C को देखो भाई, B और C 3,√3 से 0,0 का डिस्टेंस, 3,√3 से 0,0 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दीक्षा नहीं बताएगी, दीक्षा बता चुकी है। वृंदा बोल तो 3,√3 और 0,0 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √3 स्क्वायर प्लस 3। हाँ
3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और रूट 3 माइनस 0 रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यही चीज मैं बोल रहा था कि आप ना आगे से ऐसा 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 मन बना लो सानी का, बार बार ये स्क्वायर रूट मत लिखना, ठीक है। तो आप क्या करो, बार बार स्क्वायर रूट नहीं लिखना है तो आप उसको बाद में तो स्क्वायर ही करने वाले हो, तो स्क्वायर रूट लिखो ही मत, आप डायरेक्टली ऐसा लिख दो, ये वाली वैल्यू जैसे आने वाली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 9 प्लस 3, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। अब जैसे ऐसा ही जब मैं AC के लिए ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन इसके लिए लिख रहा हूं, जब AC इज इक्वल्स टू BC लगाऊंगा ना, देखो तो AC इज इक्वल्स टू BC यूज करूंगा, AC इज इक्वल्स टू BC, तो BC के लिए तो 12 आने वाला है, ठीक है। BC का स्क्वायर रूट ऑफ 12 आने वाला है आउटपुट में, पर मैं अपने से ही स्क्वायर कर दे रहा हूं क्योंकि स्क्वायर रूट को रिमूव कर देना है, मुझे तो एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए, तो स्क्वायर रूट हमें नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो क्यों बार बार स्क्वायर रूट लिखें, फालतू का ज्यादा मेहनत करें तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ओके फाइन, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट्स ए एंड सी आर एन, पॉइंट ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा? वेरी गुड, तो पॉइंट ए और सी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है, हमें एक बार रिविजिट करना पड़ेगा अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक। यहां पर है x, y और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मुश्किल भी है, क्लास 10th में हमने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की थी, तो एक बार फिर से समझ लो, यहां पर क्या बोलता है, जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का होता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या चीज, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, मतलब ये वाला x माइनस ये वाले 3 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, मतलब ये वाला y माइनस ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं पता था आपको ये चीजें नहीं पता है, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार फिर से देख लो, भाई डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी हमने ऐसे फाइंड किया, इसमें ये वाली चीज फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, कैसे फाइंड किया, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके फाइंड किया। अच्छा भाई कैसे डिस्टेंसेस आए भाई, तो हाँ भाई एक्स एक्सिस पर पहले x2 डिस्टेंस गए, x एक्सिस पर x1 डिस्टेंस गए, तो जो बेस आया वो इन दोनों का डिफरेंस आ गया उस वाले ट्राइंगल में जिसका हाइपोटेनस है P और Q, ठीक है, PQ जिनका हाइपोटेनस है। वैसे ही जब मैं पॉइंट Q की बात करूं तो y2 डिस्टेंस ऊपर जाने पर पॉइंट Q मिल रहा है, और फिर उसके जो नीचे वाला पॉइंट है जो P और Q से मैं लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूं, वो वाला पॉइंट मिल रहा है, मान लो ये पॉइंट को R, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट के लिए मुझे ऑरिजिन से y1 डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ा। अब इतना डिस्टेंस ऊपर क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, जहां पर हम जब 3,5 की बात करते हैं तो मुझे ऑरिजिन से 3 यूनिट्स राइट में जाना पड़ता है और ऑरिजिन से ही 5 यूनिट्स ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। तो जब मैं x2, y2 की बात करूंगा तो ऑरिजिन से x2 यूनिट्स राइट गया मैं, और उसी ऑरिजिन से y2 यूनिट्स ऊपर गया, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स देखूं तो पहले मैं y2 डिस्टेंस ऊपर गया था, अब मैं y1 डिस्टेंस ऊपर जा रहा हूं r वाले पॉइंट के लिए, तो r वाले पॉइंट के लिए r वाला पॉइंट मतलब ऑरिजिन से लेकर के r वाले पॉइंट तक पहुंच रहा हूं, और उसके बाद फिर r से लेकर के q, तो r से लेकर के q का जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए मैंने क्या किया कि मैं ऑरिजिन से q तक कितना ऊपर गया था भाई, y2 डिस्टेंस ऊपर गया था, और फिर ऑरिजिन से पॉइंट r तक कितना ऊपर गया, y1 ऊपर गया, तो q और r के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1 का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें जो राइट एंगल के अपोजिट साइड है वो मेरा हाइपोटेनस है, P और Q मेरा हाइपोटेनस है, ठीक है। तो PQ का जो होल स्क्वायर होगा, PQ का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर होगा डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर। अच्छा भाई डिफरेंस ऑफ एब्सिसा जो बोलता हूं ना, ये जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है, इसको एब्सिसा बोलते हैं।
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर आप ये पूछोगे सर क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है क्या? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। आप किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा भाई। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा भाई, अब सर आपने स्क्वायर रूट कैसे ले लिया? जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं तो एलएचएस में था PQ का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट विल कम आउट टू बी मॉडुलस ऑफ PQ। पर PQ क्योंकि डिस्टेंस है जो हमेशा पॉजिटिव है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मॉडुलस ऑफ PQ मैंने वहां पर सिंपली PQ लिख दिया। ठीक है, अच्छा भाई, सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही मैं नीचे यूज कर रहा हूं यहां पर ये डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए। तो जब भी मुझे डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा तो आप घबराओ मत, अगर A से C का डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप उसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और 3 माइनस x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे डिस्टेंस EC का फाइंड करना है तो जो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स आ रहा था उसको मैं y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस y का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। इन दोनों का सम आ जाता है और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाली चीज यूज करके अब आप मुझे बताओ कि A और C के बीच का जो डिस्टेंस है, A और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा भाई? A और C के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओके, ओम बोल तो बेटा। A और C, ओम नहीं बोलेगा, ओम तो आ जाए। श्रेयस बोल तो बेटा, A और C के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सर रूट 3 माइनस x का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही। और 3 माइनस y का। ठीक है, शायद आप यही बोलना चाहते हो कि सर जो ये डिस्टेंस आ रहा है ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स या x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस वाई या y माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप बोलना चाहते थे, मैंने सुन लिया भाई। ठीक है सुदीप, यही बोलना चाहता था वो। अच्छा भाई, और जो RHS है, जो RHS है वो है मेरा BC का लेंथ, B से C का लेंथ। B से C का लेंथ क्या हो जाएगा सुदीप? B से C का लेंथ क्या हो जाएगा? सर 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर। हाँ, प्लस रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जैसे ऊपर में लिखा था हमने वही सेम चीज लिखेंगे, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो आउटपुट आ रहा है, अब आप बोलोगे सर ये फिर से स्क्वायर रूट रिमूव करना है क्या? हाँ, फिर से स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे क्योंकि मुझे x और y की वैल्यूज चाहिए। x और y की वैल्यूज चाहिए तो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं निकलेंगे इनकी वैल्यूज, अलग अलग वेरिएबल्स है स्क्वायर रूट के अंदर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहां से मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां से मुझे मिल जाएगा 12। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे दूसरा इक्वेशन। अब मुझे यूज करना है फर्स्ट वाला इक्वेशन और सेकंड वाला इक्वेशन और फाइंड करनी है वैल्यूज x और y की रेस्पेक्टिव वैल्यूज फाइंड करनी है भाई। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को भाई। x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, स्क्वायर को 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे सर। तो पहले 12 9 ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर खुद क्या है? 12 के बराबर है। सो 12 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y इज इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है। अच्छा भाई, माइनस 2 रूट 3y इज इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल करके 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या y की वैल्यू निकाल करके 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आप बताओ भाई आपका क्या मन, मतलब ये तो ऐसा है कुछ 6 माइनस 3x माइनस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। 6 माइनस 3x माइनस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप यहां से x की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर आप y की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या मन कर रहा है भाई? तेरा क्या मन कर रहा है भूषण? कौन सी वैल्यू निकालें? x की वैल्यू निकाल के रख दें या y की वैल्यू निकाल के रख दें? x की वैल्यू निकाल के रख दें। ठीक है, चलो x की वैल्यू निकाल के रखोगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू x। 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब x की ये वाली वैल्यू ना ऊपर रखने वाले हैं, x की वाली वैल्यू ऊपर रख देने वाले हैं हम। ठीक है, तो x की ये वैल्यू जब मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो पहले से एक x स्क्वायर है, सॉरी पहले से एक y स्क्वायर है, तो ऐसा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ क्या? ठीक है, y के टर्म्स में
तो इसी चीज का होल स्क्वायर है ऊपर में, इसी चीज का होल स्क्वायर है ऊपर में, ठीक है। मतलब 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y डिवाइडेड बाय 3 इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन है हाँ इसकी वैल्यू गिवन है 12 के बराबर, इसकी वैल्यू गिवन है 12 के बराबर, ठीक है। चलो ओके, अनिरुद्ध कुलकर्णी बोल तो बेटा 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे हम? ए स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक बार यहां लिख देता हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। तो यहां पर a की जगह पर मैं ले लूंगा 6 और b की जगह ले लूंगा मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर होता है 36। अच्छा भाई, रूट 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा अक्षता? रूट 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2 6 12 रूट 3y, 2 6 12 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3y, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, डिवाइडेड बाय दिस थिंग डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस ये वाला y स्क्वायर एज इट इज और ये वाला 12 एज इट इज, ठीक है, ये वाला 12 एज इट इज। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे भाई इसको, यहां तक तो बात नहीं बनी, तो यहां से y की वैल्यूज ऐसा लग रहा है आएंगी, तो ये दे देगा मुझे 36 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12 रूट 3y, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले लिया, प्लस 9y स्क्वायर इज 108, इज 108, मतलब 12y स्क्वायर 12y स्क्वायर और यहाँ कितना है माइनस 12 रूट 3y, माइनस 12 रूट 3y इज 72, 108 माइनस 36 72, 12 से तो डिविजिबल है, मतलब y स्क्वायर माइनस रूट 3y कितना है? y स्क्वायर माइनस रूट 3y 6 के बराबर है। अच्छा, y स्क्वायर माइनस रूट 3y 6 के बराबर है, तो बताओ तो यहाँ से अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ से? सानिका बोल, y की वैल्यू क्या करें? 2 रूट 3 2 रूट 3 आप डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट्स रूल यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो चलो भाई सानिका बता, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट्स रूल यूज करके y की क्या क्या वैल्यूज आ जा रही हैं? y is माइनस ऑफ b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से कोई हाँ माइनस ऑफ 6 है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो b स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 4ac, तो प्लस 4 6 24 डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे y के रेस्पेक्टिव वैल्यूज आ जाएंगी भाई। y की वैल्यूज आने वाली हैं एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 रूट 3, ठीक है, 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 2a, तो एक तो वैल्यू मिलने वाली है रूट 3 प्लस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू मिलने वाली है रूट 3 माइनस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, रूट 3 प्लस 3 रूट 3, ठीक है भाई। ये वाला प्रत्यक्षा बोल तो 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 3 रूट 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट 3, ठीक है। तो y की वैल्यूज आ गई 2 रूट 3 और माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। चलो भाई y की वैल्यूज मिल गई, तो अब x की वैल्यूज भी मिल जाएंगी, y की वैल्यूज ये आ जाएंगी, तो x की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था मेरा 12 के बराबर, तो जो y स्क्वायर है वो हो जाए, सॉरी x स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? सर एक और इक्वेशन ऊपर निकाला था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम दोनों इक्वेशंस को साथ सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपका मन है कि आपने जो लीनियर फॉर्म निकाली थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, चलो भाई आपने एक और इक्वेशन निकाला था सेकंड वाले से, उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वो है, हाँ वो बताता है x की वैल्यू है 6 माइनस रूट 3y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, x की वैल्यू है 6 माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ y डिवाइडेड बाय 6 माइनस रूट 3y डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3,
डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, चलो तो यहां से 6 माइनस रूट थ्री, वाई की वैल्यू रखेंगे 2√3 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे भाई, तो यहां से क्या आ जाएगा x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6, तो यहां से आ जाएगा 0। अच्छा भाई जब दूसरी वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे 6 माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ रूट थ्री डिवाइडेड बाय 3, तो ये दे देगा आपको 9/3 दैट इज 3। ठीक है, तो आपको अगर वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं ना जो तीसरे, जो आपके इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के, जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो तीसरा वर्टेक्स है उसमें ये रेस्पेक्टिव पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, उसमें रेस्पेक्टिव पॉइंट्स आने वाले हैं। जब आप y की वैल्यू 2√3 रखते हो तो x की वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब एक पॉइंट आने वाला है 0,2√3। और जब आप y की वैल्यू माइनस ऑफ √3 रखते हो तो दूसरा तो x की वैल्यू आ जाती है 3। ठीक है, तो अभी के लिए जो मेरे पॉइंट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू माइनस ऑफ √3 और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2√3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू x की वैल्यू 4 आएगी ना? 4 आ जा रही है क्या? ओके फाइन। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 माइनस 6 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जा रहा है 6 प्लस 3 9, 9/3 3 आ जा रही है भाई। ओके, अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, एक बार देख लो भाई कि कोई यहाँ पर शक तो नहीं है आपको। एक पॉइंट था 0,0, फिर उसके बाद आपका एक पॉइंट था x is equals to 3, y is equals to square root of 3। ओके, एंड अभी के लिए जो हमें पॉइंट्स मिले वो मिले मुझे जो पॉइंट्स मिले वो मिले हैं 3, माइनस ऑफ √3। ओके, 3, माइनस ऑफ √3, x is equals to 3, y is equals to negative of square root of 3। ओके, एंड एक और पॉइंट मिला है, वो मिला है 0,2√3। ओके, x is equals to 0, y is equals to 2 times of square root of 3, 2 times of square root of 3। ओके, ठीक है। सर आपने स्क्रीन स्विच? हाँ, मैंने स्विच नहीं किया क्योंकि मैं पहले ही प्लॉट कर रहा था। सो जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको मैं मान लेता हूँ b। ओके, ठीक है भाई, ये देख लो भैया। ठीक है, ये वाला 0,0 वाला पॉइंट दिया गया था, ये ग्रीन वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट बी वाला पॉइंट दिया गया था। ठीक है, सो बी वाला पॉइंट एंड देन सी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट गिवन था। बी वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट गिवन था, पॉइंट बी और पॉइंट सी गिवन थे। अच्छा भाई, उसके बाद जो हमने पॉइंट्स फाइंड किए वो हो गए पॉइंट ए हो गया। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है BCA, लग भी रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है B और C को यूज करके ये वाला ट्राइंगल BCD। ठीक है, तो आपको दिख रहा है भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बन रहा है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बन रहा है। इसको हम लोग शीट पे ले लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। बाकी सबके लिए प्लॉट नहीं करेंगे, पर हाँ पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस, तो हाँ ये वाला क्वेश्चन प्लॉट कर लेते हैं भाई। ओके फाइन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ। वापस आ जाओ शीट पे भैया। ठीक है, तो देखो हमने पहले कौन कौन से पॉइंट्स लिए थे, ये वाले पॉइंट्स लिए थे, पॉइंट B और पॉइंट C इधर इधर थे। और उसके बाद जो हमें पॉइंट्स मिले B और C लेने के बाद जो हमें पॉइंट्स मिले, ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है D। तो D जब इधर मिल रहा है तो ये बन जा रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जा रहा है इस वाले पॉइंट D के लिए। और जो दूसरा पॉइंट मिल रहा है A, उसके लिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जा रहा है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जा रहा है। ठीक है, तो दो अलग अलग इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। ठीक है भाई, चमक गया, बढ़ जाए आगे। चलो यस बहुत अच्छा।
यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो जेईई मेंस में नहीं आया था, पर अभी हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन वो जेईई मेंस में आया था। ठीक है, हाँ ठीक है, चलेगा सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आया था, आ चुका है जेईई मेंस में, 2018 या 2019 में आया था इस तरह का, इस फॉर्म के क्वेश्चंस। ठीक है, सो अभी के लिए बोल रहा है, हाँ, if the opposite vertices of a square are, if the opposite vertices of a square are, opposite vertex हैं इनके, vertices हैं 3, -1 और एक vertex है 1, -1। आप एक्चुअली इसको एक बार विजुअलाइज करके भी बना सकते हो, पर हम इसके लिए जनरल फॉर्मूला निकालने वाले हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, then find the other two vertices। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देख ली भाई। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? हाँ, बोल तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक स्क्वायर कैसा फिगर होता है जिसके डायगोनल्स का और जिसके साइड्स का रिलेशन क्या होता है? कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल भी है और याद भी नहीं होगा, वापस जाके देख लो भाई, देख लो एक बार सभी। ठीक है, हाँ देख लो तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अच्छा, तो ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने पार्ट्स होते हैं ना, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन तो पार्ट नहीं होता कोनिक सेक्शन का, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। आपको 2 चैप्टर्स ऐसे होंगे, स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स, जिसमें आपको स्केच बनाना ही है। आपको एक रफ स्केच हमेशा बनाना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, रफ स्केच हमेशा बनाना है। बाकी जो चैप्टर्स हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उनमें बिना फिगर बनाए भी काम चल सकता है। स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पर आपको फिगर बनाना ही बनाना है, आपको स्केच करना ही है, और जो अच्छे से स्केच कर लेगा उससे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो हाँ, यहाँ पर है एक साइड गिवन है 3, -1। मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं। ठीक है, दूसरा जो साइड गिवन है वो है 1, -1। ठीक है, हो सकता है ये स्केच गलत है, पर मैं रफ स्केच बना रहा हूं। दूसरा जो साइड है वो है 1, -1। ठीक है, मैं मान लेता हूं इसको A, एक और साइड आएगा B, एक और साइड आएगा, ये इसका नाम मान लेता हूं मैं C है, और इस वाले साइड का नाम मान लेता हूं मैं D है। ठीक है, सो ये ठीक है, ऐसा कुछ। तो मुझे A और C के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, अब मुझे B और D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। A और C के कोऑर्डिनेट्स पता है, B और D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 2 वेरिएबल्स हैं या 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल्स तो हैं, पर इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, स्क्वायर के इन दोनों पॉइंट्स को का पता करने के लिए आप कोई एक पॉइंट पता कर लो, इस वाले पॉइंट को निकाल लो। आपको पता है ऑब्वियसली मिड पॉइंट पे दोनों खेलते हैं, ये दोनों ही मिड पॉइंट्स होते हैं। तो जो 1, -1 और 3, 1 का जो मिड पॉइंट होगा वो B और D का भी मिड पॉइंट होगा। और अगर आपको पॉइंट B पता चल जाए और मिड पॉइंट भी पता है तो आपको पॉइंट D पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको पॉइंट A, पॉइंट मिड पॉइंट और पॉइंट C तीनों पता है। आपको पॉइंट B चाहिए। ऑब्वियसली पॉइंट B में 2 वेरिएबल्स हैं। अगर पॉइंट B में 2 वेरिएबल्स हैं तो मुझे 2 इक्वेशंस तो चाहिए होंगे भाई, 2 इक्वेशंस चाहिए होंगे। कौन कौन से इक्वेशंस बनेंगे भाई? इसमें कौन कौन से इक्वेशंस बनेंगे? इसमें एक इक्वेशन बनेगा, इसमें एक इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशंस बनाने हैं। तो एक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसके साइड्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। अगर स्क्वायर के साइड्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो
हाँ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे मेघराज। हाँ, अगर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं तो फिर समझ में आप बोल तो पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल ACB में क्या लिख सकता हूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम से? सर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ के साइड्स के टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ साइड्स पहले लिख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ साइड्स मैं लिख लेता हूँ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स AC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है, इससे मुझे एक इक्वेशन मिलने वाला है। अच्छा भाई, तो AB स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर खुद क्या है समझ में आया? AB स्क्वायर है x माइनस 3 x माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट नहीं है स्क्वायर स्क्वायर हो जा रहा है y ना? माइनस तो स्क्वायर हो जा रहा है तो स्क्वायर रूट अपने आप ही रिमूव हो जा रहा है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ठीक है y प्लस BC का बता दे तो BC का बोल दे तो 1 माइनस x का स्क्वायर करेक्ट प्लस माइनस y माइनस 1 का y माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं होगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू y प्लस 1 का स्क्वायर AC स्क्वायर। AC स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 दैट इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आउटपुट मिल रहा है, एक इक्वेशन मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से भी मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ से मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा भाई, दिस इज इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वल्स टू 4। अब कॉमन टर्म्स को कॉमन ले लो भाई, तो आपको मिलने वाला है 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर भी मिलेगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर भी मिलेगा और माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ x भी मिलेगा और प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ y भी मिलेगा और कांस्टेंट टर्म है 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12। कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगा 12 माइनस 4 दैट इज 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये वाली चीज को मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 कुछ ऐसा गिवन है, इक्वेशन 1 कुछ ऐसा गिवन है। अच्छा भाई, अब एक इक्वेशन तो मिल गया, 2 वेरिएबल्स थे, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए कम से कम एक और इक्वेशन चाहिए होगा। तो एक तो पाइथागोरस से मिल गया और दूसरा इक्वेशन ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। आपको दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा भाई x, y निकालने के लिए? बिल्कुल सही, AB इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा। AB इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा जब आप AB और BC को इक्वेट कर दोगे। जब आप AB और BC को इक्वेट कर दोगे, AB और BC को इक्वेट कर दोगे, तब भी वहां से एक इक्वेशन आएगा, क्योंकि एक स्क्वायर के जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब आप AB और BC को इक्वेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको AB का स्क्वायर भी BC के स्क्वायर के बराबर करना है, मतलब अपने आप ही आपका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से बता दे आर्यन, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर बराबर कर रहे हैं तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 माइनस x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। 8 माइनस 1 क्या? y माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ, y माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा गलत है। चलो भाई, तो जो AB का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 3 और y प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर y प्लस 1 कैसे लिख लिए हैं? y प्लस 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पर y माइनस ऑफ 1 आ जा रहा था तो वो y प्लस 1 बन जा रहा था। अच्छा, दूसरे वाले में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, अगर x माइनस 3 का होल स्क्वायर है और x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहां से देख लेते हैं भाई, यहां से क्या आ जा रहा है? यहां से आ जा रहा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जा रहा है, मुझे कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू मिल जा रही है। इधर आया 8 और इधर आ जाएगा 4x, मतलब x की वैल्यू तो है 2, x की वैल्यू तो है 2, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है, वो यहाँ से इस वाली चीज से मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 2। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, तो यहां से मुझे मिल जाएगा ये 2 स्क्वायर और ये प्लस 4 8 बना देंगे, सो वाई स्क्वायर अरे ये प्लस 8 और ये वाला माइनस ऑफ 8 कैंसिल, 4 2 जा 8 और 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, सो वाई स्क्वायर प्लस 2y इज 0। सो इधर y इज माइनस ऑफ 2 और y इज 0, इधर y इज माइनस ऑफ 2 और y इज 0। ठीक है, तो जो 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं, एक बार जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू माइनस ऑफ 2 आ रही है, दूसरे केस में जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 आ जा रही है। ठीक है, जो बाकी दोनों पॉइंट्स हैं आई गेस ऐसे कुछ आ जा रहे हैं, अच्छा भाई अभी तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे आ जा रहे हैं, क्या इन दोनों पॉइंट से मुझे ये वाला पॉइंट भी मिल जा रहा है क्या, ये डी वाला पॉइंट भी मिल जा रहा है क्या, ये डी वाला, अभी तो मैंने x और y की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमें पता चली 2 है, y की वैल्यू आ जा रही है एक केस में माइनस ऑफ 2, दूसरे केस में 0, सो एक केस में माइनस ऑफ 2 और एक बार आ रही है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। ठीक है, यहां पर तो 2 वैल्यूज आ रही हैं, अब इसमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है, कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे। अच्छा भाई, तो देखो तो जो आपका मिड पॉइंट आने वाला है 3 माइनस ऑफ 1 और 1 माइनस ऑफ 1, इसका जो मिड पॉइंट आने वाला है वो क्या आने वाला है, इसका जो मिड पॉइंट आने वाला है वो आने वाला है 2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो मिड पॉइंट में एक बार लिख लेता हूं, मैं एक बार लिख लेता हूं 2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, अच्छा भाई अब सोचो कि यही वाला रूट सही है, 2 माइनस 2 वाला ही सही है। ध्यान से सुन लेना भाई, थोड़ी सी अजीब सी चीज है, पर हाँ अगर हम इक्वेशंस बनाते हैं तो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो एक लोकस को सेटिस्फाई कर रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप b की जगह पर रखते हो 2 माइनस ऑफ 2, b की जगह पर रखते हो 2 माइनस ऑफ 2 और फिर मैं आपको बोलूं कि d की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर क्यों ना आप d का कोऑर्डिनेट कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं t का कोऑर्डिनेट आपके लिए ले लेता हूं p, q। ठीक है, तो आप बोलोगे सर p प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाना चाहिए, p प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाना चाहिए, और q ये वाला q प्लस ये वाला माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला q प्लस ये वाला माइनस ऑफ 2, q प्लस माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इसके बराबर। ध्यान से देखो भाई, p प्लस 2 डिवाइडेड बाय p प्लस ये वाला 2 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 आ जाना चाहिए, मिड पॉइंट आ जाना चाहिए, और वैसे ही q प्लस माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 वो वाला माइनस ऑफ 1 दे देना चाहिए। तो यहां पर इसका आउटपुट हो जाना चाहिए माइनस ऑफ 1। अच्छा, इसका आउटपुट एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं, q माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जा रही है, यहां से p की वैल्यू आ जा रही है 2 और यहां से q की वैल्यू आ जा रही है 0। ठीक है, तो जब आपने पहला वाला पॉइंट रखा ना तो आपको दूसरा वाला पॉइंट क्रिएट हो जा रहा है, ये 2,0 वाला पॉइंट क्रिएट हो जा रहा है। इसका मतलब अगर आप ये वाले पॉइंट को b की जगह पर रख रहे हो तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा d एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फायदा क्या हुआ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फायदा ये हुआ कि दोनों पॉइंट्स एक ही बार में मिल जाते हैं, हमको अलग से फिर कुछ सॉल्यूशन नहीं करना, अलग से कोई चीज नहीं सॉल्व करनी पड़ती, एक ही बार में दोनों पॉइंट्स तक पहुंच जा रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है भाई? यस, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं
x coordinate of A plus x coordinate of C minus x coordinate of, you will get the x coordinate of D. हाँ, एक बार फिर से रिपीट करो बेटा। Sir, for example, 3 plus 1 minus, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं इसको कि अगर ये प्रॉपर्टी है, वैसे ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर किसी ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, अगर किसी ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, तो ट्राइंगल कभी खुद इक्विलैटरल नहीं बन सकता, कभी इक्विलैटरल नहीं बन सकता, वो ट्राइंगल कभी इक्विलैटरल नहीं होगा। ठीक है, अब प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स है तो क्या कोई सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल एंड इंटीजर्स, हाँ सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, ऑल द कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ऑल द कोऑर्डिनेट्स लिख लेना। ठीक है भाई, सारे के सारे इंटीजर्स हैं तो ट्रायंगल कभी इक्विलैटरल नहीं बन सकता। तो मैं ये ले लेता हूं अपने तीन साइड्स, 0, 0, A, 0 और B, C। ठीक है, अब देखो जहां पर मैंने ये बोल दिया कि A, B और C भी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से, नेगेटिव हो सकते हैं पर वो इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, 0, 0 तो खुद एक इंटीजर है, जहां जहां पर 0 है वो वाला काम तो आसान हो गया। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट ट्रायंगल के लिए प्रूव कर रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट ट्रायंगल के लिए प्रूव ले रहे हैं। ओके फाइन, तो अब देखो भाई, आप ये बोलोगे कि ये साइड है ए, सॉरी ये वर्टेक्स है ये वर्टेक्स है बी, ये वर्टेक्स है सी। अगर मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, अगर मान लेते हैं ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो AB इज इक्वल्स टू BC तो होगा ही, AB इज इक्वल्स टू BC तो होगा ही, और AC इज इक्वल्स टू BC भी होगा, AC इज इक्वल्स टू BC भी होगा। अच्छा, अगर AB और BC बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आउटपुट मिलेगा? AB अगर BC के बराबर है तो AB स्क्वायर भी BC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और AB स्क्वायर जो होगा वो होगा A स्क्वायर BC स्क्वायर, साइड B से साइड पॉइंट B से पॉइंट C का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अच्छा भाई, वैसे ही AC इज इक्वल्स टू BC हो जा रहा है, AC इज इक्वल्स टू BC हो जा रहा है, तो यहां से मुझे मिलेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और BC से तो वही मिल जाएगा भाई A माइनस B का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको आसान ले लेते हैं। AC इज इक्वल्स टू BC की जगह पर AC इज इक्वल्स टू AB ले लेते हैं। AC इज इक्वल्स टू AB में ना RHS बहुत आसानी से छोटा बन जा रहा है, RHS बन जा रहा है A स्क्वायर के बराबर, सो AC इज इक्वल्स टू मैं AB ले लेता हूं, तो RHS सिंपली A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखते हैं यहां से क्या मिल रहा है, यहां से आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, यहां से आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो आउटपुट में मुझे दिख रहा है, पहले वाले इक्वेशन को लेके सॉल्व करें तो ऐसा कुछ दिख रहा है, A स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस C स्क्वायर, ऐसा कुछ मिल रहा है ना। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ मिल रहा है। ओके फाइन, अच्छा भाई, इसके साथ ही दूसरे वाले इक्वेशन से मुझे मिल रहा है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज एक्चुअली A स्क्वायर, दूसरे वाले इक्वेशन से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये वाले इक्वेशन से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज A स्क्वायर के बराबर। अच्छा, तो यहां से जब मैं ये दोनों A स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा तो यहां पर मुझे क्या मिलने लग जाएगा, यहां पर मुझे मिलने लग जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2AB के बराबर है, 2AB के बराबर है, और नीचे से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर के बराबर है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर के बराबर है, मतलब A स्क्वायर खुद 2AB के बराबर है, नीचे से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर के बराबर है, ऊपर से ऊपर वाले में से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2AB के बराबर है, मतलब खुद जो A स्क्वायर है वो 2AB के बराबर है। अब A तो 0 हो नहीं सकता, अगर इसको 0, 0 ले लोगे ना तो वो दोनों साइड्स, वो दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे, तो A इंटीग्रल वैल्यू तो है पर नॉन जीरो है, मुझे रियल ट्राइंगल बनाना है। अगर A को 0 ले लोगे तो A और B पॉइंट एक ही पॉइंट हो जाएंगे, तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो A नॉन जीरो है, इसलिए दोनों तरफ से मैं A को कैंसिल कर सकता हूं। इसका मतलब A की वैल्यू 2B के बराबर है, A की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ B के बराबर है। ठीक है, A की वैल्यू अगर 2 टाइम्स ऑफ B के बराबर है तो फिर से वापस जाकर इस वाले इक्वेशन में रखोगे ना, इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, A की वैल्यू अगर 2 टाइम्स ऑफ B के बराबर है तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर के बराबर, क्योंकि A की वैल्यू 2B के बराबर है। इसका मतलब C स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर। इसका मतलब C खुद क्या हो जाएगा, या तो प्लस या तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ B। ठीक है, पर C क्या है,
सी तो एक इंटीजर लिया था हमने, सी एक इंटीजर लिया था। तो क्या दुनिया में कोई भी ऐसा इंटीजर है जो किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर कोई इर्रेशनल नंबर को तो आउटपुट में दे दे? कोई ऐसा इंटीजर नहीं है, क्योंकि जब आप इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको कोई रैशनल नंबर या इंटीग्रल आउटपुट मिलेगा। पर हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के क्या लिया था, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ए बी सी तीनों इंटीजर्स हैं। ए बी सी अगर तीनों इंटीजर्स है तो ऐसा कोई भी सी नहीं मिलेगा आपको जो जिसका आउटपुट हो जाए प्लस या माइनस एक इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय बी, एक इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है, फिर से सुनो, यहां पर सी आपका इंटीजर है, यहां पर बी आपका इंटीजर है, तो आप कोई भी इंटीजर ले लो, 2 कभी बराबर नहीं होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1 के, कोई इंटीग्रल वैल्यू कभी बराबर नहीं होगी किसी इर्रेशनल वैल्यू के। इसलिए हमने जो अभी अजम्पशन लिया ना कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये कभी इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं बन सकता, ये कभी इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं बन सकता। ठीक है, तो लास्ट में लिख लेना implies implication A B C is not equilateral, ठीक है चमका भाई? अगर सारे के सारे पॉइंट्स इंटीग्रल वैल्यूज ले लेते हैं तो ट्राइंगल कभी इक्विलैटरल नहीं बनेगा। ठीक है, फिर हाँ ठीक है, ट्राइंगल कभी इक्विलैटरल नहीं मिलेगा। ओके फाइन, चलो अब इस हफ्ते का क्वेश्चन, काफी वीक से हम शांत थे और रीजन ये था कि लिमिट्स के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको फिर से मिलेंगे सेकेंड ईयर में, पर स्ट्रेट लाइन शुरू हो चुका है। और इस वीक का क्वेश्चन क्या है, इस वीक का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ट्राई करना इस वीक, और काफी काम के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, इस हफ्ते का क्वेश्चन है, आज ही जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मेहनत करनी है भाई। उसके ऊपर वाला पार्ट सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? ऊपर वाली पार्ट में मैंने ये वाले क्वेश्चन में मैंने जो भी डिस्कस किया कि अगर सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल के इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं तो ट्राइंगल फिर इक्विलैटरल नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आप नहीं बोल रहे, इसका मतलब आई टेक इट एज यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। फाइन, अब इस वीक का जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल के दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल के दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 और y1, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए इफ a इज इक्वल्स टू x1, इक्विलैटरल ट्राइंगल का नाम दे दो ABC, a इज इक्वल्स टू x1, y1 और b इज इक्वल्स टू x2, y2, ठीक है। फाइंड मैं तुम्हारा ऑप्शन आंसर बता देता हूं। प्रूव दैट vertex C will be C को x1, y1 और x2, y2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो प्रूव दैट वर्टेक्स C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। कैसे होंगे भाई? वो होंगे x1 प्लस x2 माइनस √3 y2 माइनस y1 अपॉन 2, ठीक है, कॉमा x1 y1 पे चले जाओ दूसरा वाला, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 x2 माइनस x1 अपॉन 2, ठीक है। या तो C के ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, और या फिर C के ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। कौन से कोऑर्डिनेट्स भाई? C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो मैं क्यों करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। फाइन, तो अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है जिसके ये दोनों वर्टेक्स हैं तो जो तीसरा वर्टेक्स है वो इस फॉर्म का हो सकता है, ठीक है। अब इसका रीजन समझना,